अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं आपके। आई होप सो कि आप सारे ठीक होंगे। वेलकम करते हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल कम्पीट टेस्ट ऑनलाइन में। जैसा कि आपको मालूम है कि हम अपने इस चैनल पर आपको बड़े स्मार्ट तरीके से इडियम्स, फ्रेजेस और प्रोवर्ब्स करा रहे हैं। आजकल डेली 15 कराते हैं, क्योंकि ये आपके आने वाले पेपर तहसीलदार, नायब तहसीलदार, सब इंस्पेक्टर में 15 नंबर के आने वाले हैं। 5 नंबर के प्रोवर्ब्स, 5 नंबर के फॉरेन फ्रेजेस और 5 या 7 नंबर के आपके इडियम्स आ सकते हैं। हो सकता है 10 के भी आ जाए। इसलिए रोज़ाना हमारे साथ 15 इडियम्स और प्रोवर्ब्स को करने के लिए ना चैनल को सब्सक्राइब करें और काम अपना शुरू कर दें आज से ही। इसको ईज़ी ना लें आप, पेपर बहुत जल्द होने वाले हैं। आज हमारा इडियम नंबर 31 है जनाब, बारगेन बेसमेंट। बारगेन बेसमेंट का मतलब होता है बहुत कम कीमत का होना या निचले दर्जे का होना। देखें, बारगेन बेसमेंट। अब बेसमेंट जो वर्ड है वो खुद ही आपको इशारा कर रहा है कि बेसमेंट वाली चीज़ निचले दर्जे की चीज़। बेसमेंट होता है ना, किसी बिल्डिंग में नीचे वाली जगह को आप बेसमेंट कहते हैं। अगर किसी बिल्डिंग की 3 मनाजिल है तो सबसे नीचे वाली जो मंजिल होगी या जो अंडरग्राउंड चीज़ हो उसको बेसमेंट कहते हैं आप। तो बेसमेंट का मतलब क्या हो गया, बारगेन बेसमेंट का बहुत कम कीमत का होना या निचले दर्जे का होना। आसान सा इडियम था ये। इंग्लिश में आप कह सकते हैं लो प्राइस्ड, वेरी इनएक्सपेंसिव और ऑफ इन्फीरियर क्वालिटी। कोई ऐसी चीज़ जो लो प्राइस्ड हो, कम कीमत हो। इनएक्सपेंसिव भी कम कीमती चीज़ को कहते हैं और इन्फीरियर कहते हैं घटिया क्वालिटी या निचले दर्जे की चीज़। तो इन्फीरियर यहाँ पर आपका एक आपको वोकैब का वर्ड मिल गया। इन्फीरियर को याद रखिएगा, कम क्वालिटी की चीज़। तो आई होप सो कि ये आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट इडियम की तरफ चलते हैं। इडियम नंबर आपका 32 है जी, हिज हर बार्क इज़ वर्स देन हिज हर बाइट। बार्क का मतलब होता है भौंकना और बाइट का मतलब होता है काटना। तो यहाँ पर ये आपको क्लियर हो रहा है कि जी ऐसा शख्स जो कि बदमिजाज मशहूर हो लेकिन दर हकीकत वो ऐसा ना हो। देखें ना, कोई शख्स है उसके बारे में कहा जाता है यार वो दिल का बुरा नहीं है, ज़बान का कड़वा है। तो ऐसे बंदे के लिए आप कहते हैं कि उसका जो बार्क है ना उसके बाइट से वर्स है, यानी वो सिर्फ ज़बान का कड़वा है लेकिन वो वैसे दिल का इतना बुरा नहीं है। डिस्क्राइब्स अ पर्सन विद अ क्रफ डेमिन्योर बट हु इज़ नॉट दैट टफ। यानी कोई ऐसा बंदा जिसका मिजाज तो तुर्श हो लेकिन वो हकीकत में इतना सख्त ना हो। बार्क इज़ वर्स दैन हिज बाइट। ऐसा शख्स जो कि बदमिजाज हो लेकिन वो दर हकीकत ऐसा ना हो। इसको आप अच्छी तरह याद कर लें, ये इंपॉर्टेंट है। ईडियम नंबर 33 की तरफ चलते हैं। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री टू फोकस ऑन द रॉन्ग टारगेट और इन द रॉन्ग डायरेक्शन। देखें यहाँ पर उर्दू इसकी लिखना मिस हो गई हमसे। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री का मतलब होता है कि आपको अगर फ़र्ज़ करें लाहौर जाना है और आप रास्ता पकड़ लें फैसलाबाद का या कराची वाला रास्ता आप पकड़ लें, लाहौर की तरफ जाना और आप अपोजिट डायरेक्शन में चले जाएँ तो आप बार्क कर रहे हैं रॉन्ग ट्री को। ठीक है ना, यानी आपकी मंजिल कुछ और है और आपका सफ़र किसी और सिमत में हो तो आप बार्क कर रहे हो, बार्कअप कर रहे हो किसको, रॉन्ग ट्री को। इसको ऐसे दिमाग में बिठाने के लिए आप एक ऐसे ट्रिक यूज़ कर सकते हो कि यार शिकारी कुत्तों को लेके जाते हैं ना लोग लोग जनाब, किसी को पकड़ना है आपने, किसी चोर या मुजरिम को, फौजी लेके जाते हैं सिपाही को। अब चोर किसी और दरख्त के पीछे छुपा हुआ है और वो जो शिकारी कुत्ता है उनका या वो जो फौजियों का निशानदही करने वाला कुत्ता है वो किसी गलत दरख्त के पास जाकर भौंकना शुरू कर दे, तो आप ये कह सकते हैं बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। वो अपनी असल मंजिल को, टारगेट को, उस चोर को छोड़कर गलत जगह पर भौंक रहा है। तो बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री इस चीज़ को आप कहते हैं। तो इसको दिमाग में बिठा लीजिए, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट इडियम है। नेक्स्ट इडियम है 34, बास्केट केस। बास्केट केस, बहुत दुखी, रंजीदा इंसान, बहुत जज्बाती शख्स को आप कहते हैं बास्केट केस। अब देखें, अगर किसी की कोई बास्केट है जिसमें यार उसके पैसे रखे हुए थे बेचारे के और उसकी बास्केट गुम हो जाए, अब उसकी बास्केट गुम हो जाए तो आप कहोगे यार ये बड़ा बास्केट केस बंदा है बेचारा, इसका बास्केट गुम हो गया इसलिए बास्केट केस है। बहुत दुखी और रंजीदा है, उस बास्केट में उसके पैसे हों, ठीक है ना, तो वो बंदा क्या बन जाएगा, बास्केट केस बन जाएगा। अ वेरी ट्रबल्ड पर्सन, वन विद लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स। एक ऐसा बंदा जिसे बहुत ज़्यादा मुश्किलें हों, दुख हों और वो बहुत ज़्यादा मसाइब का शिकार हो, बास्केट केस। नेक्स्ट ईडियम की तरफ चलते हैं। ईडियम नंबर 35 है आपका, बैटल एक्स। बैटल एक्स, देखें बैटल वैसे जंग को कहते हैं लेकिन यहाँ पर ए एक्स आया हुआ तो बैटल एक्स। एक्स एक और ज़बान का वर्ड है जिसका मतलब होता है औरत, ठीक है ना, ये कोई इंग्लिश का वर्ड नहीं है जैसे ये फ्रेंच और लैटिन वर्ड्स होते हैं ना, वहाँ से ये अखज़ किया गया। बैटल एक्स कहते हैं बहुत रोब और दबदबे वाली झगड़ालू औरत को, ठीक है ना, जो झगड़ा करती रहे, बैटल करती रहे, लड़ती झगड़ती रहे अपने शोहर से, मोहल्ले वालों से, उसे आप कहते हैं बैटल एक्स। तो यहाँ पर इसका इंग्लिश में बनेगा वेरी डोमिनेटिंग बेलिग्रेंट वोमेन।
अब बेलिग्रेंट भी झगड़ालू को ही कहते हैं। ये वोकैब का वर्ड भी आपको यहाँ पर याद हो जाएगा जब आपके पास तहसीलदार के पेपर में सवाल आएगा बैटल एक्स, तो वहाँ पर ये जो दो ऑप्शन मैंने लिखे ना, वेरी डोमिनेटिंग वोमेन या फिर एक बेलिग्रेंट वोमेन का वहाँ पर ऑप्शन आपको ज़रूर मिलेगा, उसको आप टिक कर दीजिएगा। डोमिनेटिंग होती है रौब और दबदबे वाली, बेलिग्रेंट होती है झगड़ाली, दोनों के तकरीबन एक ही मतलब है। नेक्स्ट ईडियम की तरफ चलते हैं जी। ईडियम नंबर 36 आज का आपके पास है जी, बेयर फ्रूट। बेयर फ्रूट का मतलब होता है कामयाब होना। देखें, अगर कोई दरख्त हो उसके ऊपर सिर्फ फूल ही फूल हैं और उसके बाद उसके ऊपर फ्रूट आना शुरू हो जाए तो आप ये कहते हैं यार ये दरख्त कामयाब हो चुका है, अब इस पर फल भी लगना शुरू हो गया। तो बेयर फ्रूट, आपको कामयाबी का फल हमेशा मिलता है मेहनत के बाद। आप मेहनत करते रहें तो आप फ्रूट को ज़रूर बेयर करेंगे, ज़रूर बेयर करेंगे। अल्लाह किसी की मेहनत को ज़ाय नहीं होने देता। तो बेयर फ्रूट यानी जब आपको आपकी मेहनत का फल मिल जाए तो आप बेयर फ्रूट कर जाते हैं, आप कामयाब हो जाते हैं। यील्ड रिजल्ट्स, बी सक्सेसफुल। यील्ड का मतलब होता है पैदावार या पैदा करना। तो रिजल्ट्स पैदा करना या कामयाब होने को आप कहते हो बेयर फ्रूट, यानी कि कामयाब होना। ये भी ईडियम आप याद कर लेंगे इंशाल्लाह, उम्मीद है मुझे आपसे। अच्छा, ईडियम नंबर 37 की तरफ चलते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, लास्ट ईयर भी गालबन ये आया था CSS या PMS के किसी पेपर में मैंने देखा था। बीट अबाउट या बीट अराउंड द बुश। बीट अराउंड द बुश, घुमा फिरा कर बात करना या मकसद से हट कर बात करना। बीट अराउंड द बुश। देखिए, बीट अराउंड द बुश आप इस चीज़ को कहते हैं कि अगर आपको टॉपिक दिया जाए जी पाकिस्तान स्टडीज़ के ऊपर, आपने कोई टॉपिक लिख कर लाना और आप इस्लामिक स्टडीज़ में शुरू हो जाएं, या आपसे कहा जाए जी इमरान खान की तारीफ़ करें, एक बात कर रहा हूँ वैसे, मैं किसी का हामी नहीं हूँ, और आप नवाज़ शरीफ की तारीफ़ करना शुरू कर दें तो आप अपने टॉपिक से हट गए। तो वहाँ पर आपके लिए यूज़ किया जाएगा दैट यू वर बीटिंग अराउंड द बुश। आप अपने असल टॉपिक से हट चुके थे और आप बुश के अराउंड, झाड़ियों के इर्द गिर्द जनाब आप बीट कर रहे थे। बीट का मतलब होता है ज़ोरदार चोट मारना, ठीक है ना, जैसे बीट आप ड्रम को बीट करते हो। लेकिन बीट अबाउट द बुश, बुश वैसे भी झाड़ी को कहते हैं, यानी आप ना बस झाड़ी के इर्द गिर्द घूम रहे हो, असल बात की तरफ आ नहीं रहे। आप झाड़ियों के इर्द गिर्द उलझे हुए हो, असल बात को आप बयान नहीं कर रहे। तो आप वहाँ पर क्या इस्तेमाल करते हैं, बीट अराउंड या अबाउट दी बुश, घुमा फिरा कर बात करना, मकसद से हट कर बात करना। इंग्लिश में इसे आप कहेंगे हेजिटेट इन गेटिंग टू द पॉइंट, असल पॉइंट की तरफ आने से हिचकिचाना। हेजिटेट, हिचकिचाना, असल पॉइंट की तरफ आने से हिचकिचाना या बाज रहना। नेक्स्ट ईडियम की तरफ चलते हैं। ईडियम नंबर आपका 38, ये आपका प्रोवर्ब है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोवर्ब है। ये आ सकता है इस बार ना प्रोवर्ब्स के अंदर। ब्यूटी इज़ इन द आई ऑफ बी होल्डर। वहाँ आपको एक फिल इन द ब्लैंक्स की शक्ल में वो छोड़ देगा, ब्यूटी इज़ इन द आई ऑफ द डैश, डैश छोड़ के वो नीचे ऑप्शंस दे देगा चार, तो वहाँ खाली जगह में आपको लिखना होगा बी होल्डर। तो इसका मतलब होता है खूबसूरती देखने वाले की आँख में होती है। खूबसूरती देखने वाले की आँख में होती है। हम कहते हैं ना यार कोई भी चेहरा बदसूरत नहीं होता, खूबसूरती तो देखने वाले की आँख में होती है। तो इसको इंग्लिश में कहा जाता है ब्यूटी इज़ इन द आई ऑफ द बी होल्डर, ठीक है। व्हाट इज़ ब्यूटीफुल टू वन पर्सन मे बी आवफुल टू अनदर। तो इंग्लिश में आप कहेंगे कोई एक चीज़ जो किसी एक के लिए खूबसूरत हो, दूसरे के लिए वो खौफनाक हो सकती है, क्योंकि खूबसूरती तो देखने वाले की आंख में है ना। हो सकता है कि आपको एक शख्स बुरा लग रहा हो तो दूसरे को वो अच्छा लग रहा है, और हो सकता है कि आपको जो खूबसूरत लग रहा हो दूसरे को वो खौफनाक लग जाए। आफुल का मतलब होता है तकलीफ दे या खौफनाक। 39 पर भी प्रोवर्ब आज हमने शामिल किया आपके लिए, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोवर्ब है ये। ब्यूटी इज़ ओनली स्किन डीप, ब्यूटी इज़ ओनली स्किन डीप। अंदरूनी खूबसूरती ज़ाहिरी खूबसूरती से अहम होती है। देखें, ब्यूटी इज़ ओनली स्किन डीप, स्किन कहते हैं जिल्द को। अब कोई शख्स है बड़ा खूबसूरत आपको लग रहा है, या कोई फीमेल या मेल जो भी है वो आपको बड़ा ब्यूटीफुल लग रहा है, तो ब्यूटी या खूबसूरती तो सिर्फ भाई स्किन डीप है, स्किन तक ही आपको ये ज़ाहिरी खूबसूरती नज़र आती है। लेकिन जो अंदर दिल है ना किसी का, किसी के जज्बात हैं या किसी की नीयत है, वो तो उसका अंदर है ना। तो अंदरूनी खूबसूरती और ज़ाहिरी खूबसूरती से ज़्यादा अहम है, इन दोनों में फ़र्क होता है। यहाँ पर ये लिखा भी हुआ है, अ प्रोवर्ब विच मीन्स दैट आउटसाइड लुक्स आर नॉट इम्पोर्टेंट। बाहर की जो लुक्स हैं वो ज़्यादा अहम नहीं होती। इम्प्लाइंग दैट, इसका ये मतलब है कि वंस इनर ब्यूटी इज़ मोर इम्पोर्टेंट, अंदर की खूबसूरती ज़्यादा अहम है। ठीक है जी, इसको आपने ध्यान से करना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। ब्यूटी इज़ ओनली स्किन डीप, खूबसूरती तो सिर्फ स्किन जितनी गहरी होती है बैरूनी खूबसूरती, असल खूबसूरती तो अंदर के दिल की और नीयत की होती है। नेक्स्ट ईडियम या प्रोवर्ब की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या है जी। हाँ जी, ईडियम है नेक्स्ट, ईडियम नंबर 40, बेड ऑफ रोजेज।
फूलों की सेज, फूलों की सेज। ज़िंदगी जनाब बेड ऑफ़ रोज़ेज़ नहीं है, आपको कांटों का सामना भी करना पड़ सकता है। ज़िंदगी इतनी आसान और सहल नहीं है कि आपको बेड ऑफ़ रोज़ेज़ की तरह सजी सजाई मिल जाए। तो फूलों की सेज नहीं है ज़िंदगी आपकी। नॉट अ प्लेस ऑफ कंफर्ट, ब्यूटी और ईज़। ये दुनिया या ये ज़िंदगी आसानियों, खूबसूरती और सहल होने की जगह नहीं है। यहाँ पर आपको कांटे भी मिल सकते हैं। पीछे यहाँ पर नॉट बेड ऑफ़ रोज़ेज़ था, नॉट यहाँ पर मिस हो गया। तो बेड ऑफ़ रोज़ेज़, फूलों की सेज। नेक्स्ट चलते हैं जी, ईडियम नंबर 41। हाँ जी, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट एग्जाम्स के लिए आपके। बीफ अप। बीफ अप का मतलब होता है ताकतवर होना। इंग्लिश में आप इसको कहते हैं टू स्ट्रेंथन, किसी को ताकत देना, किसी को मजबूत करना, या किसी का मजबूत होना या ताकतवर होना। देखें बीफ अप। अब बीफ कहते हैं गाय के गोश्त को या बछड़े के गोश्त को, या कोई भी बड़ा आपका भैंस का बफेलो का गोश्त हो ना, तो उसे आप बीफ अप कहते हैं। अब देखें बछड़े का गोश्त आप खाएं या कोई भी बड़े का गोश्त आप खा रहे हो तो वो आपको प्रोटीन्स देता है भाई, और प्रोटीन्स जब आपको मिलेंगे तो आप ताकतवर होंगे। तो बीफ खाने से हर बंदा बीफ अप हो जाता है, ठीक है। इसको आप निशानी के तौर पर याद कर सकते हैं कि बीफ खाने से इंसान बीफ अप हो जाता है, उसे बड़ी ताकत मिलती है, ठीक है। आप कोई भी बड़े का गोश्त खाएं, बीफ आप खाएं तो आप क्या हो जाएंगे, बीफ अप हो जाएंगे, आपको ताकतवर बना देगा वो। नेक्स्ट ईडियम की तरफ चलते हैं, ईडियम नंबर 42। ईडियम नंबर 42 आपके पास है जनाब, बेगर्स कांट बी चूज़र्स। बेगर्स कभी भी चूज़ नहीं कर सकते अपनी मर्ज़ी से, मुफ्तखोर शिकायत नहीं कर सकते। अक्सर अनफॉर्चुनेटली ये पाकिस्तान के लिए यूज़ किया जाता है अमेरिकन की तरफ से कि पाकिस्तान तो जनाब एक भिखारी मुल्क है, और फिर वो भिखारी होने के बाद शिकायत भी करते हैं कि जी हमारे साथ ज़्यादती होती है एट्सेट्रा। सच्चाई जो भी है आप जानते हैं अच्छी तरह। बहरहाल यहाँ पर इसको याद आपने रखना है कि बेगर्स कैन नॉट बी चूज़र्स, कि एक तो बंदा भिखारी हो और फिर वो कहे, आप उसे फ़र्ज़ करें 50 रुपये दे रहे हैं और वो आपसे कहे जी मुझे अपनी जैकेट दे दो, मुझे तो 50 रुपये नहीं चाहिए, ठीक है जी। या आपसे वो 50 रुपये एक्सेप्ट ना करे और कहे मुझे तो 1000 का नोट दे, तो वो बेगर क्या कर रहा है, फिर चूज़ कर रहा है, धौंस दिखा रहा है आपको। हालांकि ऐसा नहीं होता, बेगर्स कांट बी चूज़र्स, बेगर्स कभी भी शिकायत नहीं कर सकते। तो प्रोवर्ब which means that one should not complain of if he or she is given for free। कोई ऐसा शख्स जिसे कोई चीज़ मुफ्त में दी जाए उसे कभी भी शिकायत नहीं करनी चाहिए। beggars कैन नॉट बी चूज़र्स। ईडियम नंबर 43 की तरफ चलते हैं, बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स। बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स, राजदारी से। भाई ज़ाहिर सी बात है, क्लोज डोर अगर कोई मीटिंग होगी तो वो राजदारी के साथ ही हो रही होगी ना, खुले में तो वो मीटिंग कर नहीं रहे। क्लोज डोर मीटिंग अभी रिसेंटली भी यूएनओ ने कश्मीर के इशू पर क्लोज डोर मीटिंग की थी, तो वो ज़ाहिर सी बात है राजदारी के साथ हुई थी। क्लोज डोर मीटिंग यानी कि राजदारी के साथ अगर कोई काम हो। सीक्रेटली बियॉन्ड द व्यू ऑफ अदर्स। सीक्रेटली का मतलब होता है एहतियात के साथ, राजदारी के साथ। बियॉन्ड द व्यू ऑफ अदर्स, जो दूसरों के देखने से बाहर हो, जिसे दूसरे ना देख सकें। ईडियम नंबर 44 की तरफ चलते हैं, बिहाइंड शेड्यूल। बिहाइंड शेड्यूल, देर हो जाना या लेट हो जाना। देखें बिहाइंड शेड्यूल, आपने एक शेड्यूल बनाया कि यार कल जनाब मैंने ना फ़लाँ जगह पे 9 बजे फ़िक्स पहुंचना है, और आप 9 की बजाय 10 बजे पहुंचो वहाँ पर, तो आप 1 घंटा बिहाइंड दी शेड्यूल हो गए हो। आप 1 घंटा क्या हो गए हो, बिहाइंड दी शेड्यूल। तो बिहाइंड दी शेड्यूल का मतलब है देर हो जाना। बिहाइंड पीछे, शेड्यूल शेड्यूल से, तो बिहाइंड शेड्यूल, शेड्यूल से पीछे रह जाना यानी कि देर हो जाना। ईडियम नंबर 45 बड़ा इंपॉर्टेंट ईडियम है ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, बिलो द बेल्ट। अब देखें वैसे तो इसका बनता है बिलो द बेल्ट, बेल्ट के नीचे, गैर मुनसिफाना तौर पर उर्दू में कहते हैं इसको, इंग्लिश में कहते हैं अनफेयर या अनस्पोर्ट्समैन लाइक, यानी जो स्पोर्ट्समैनशिप के खिलाफ हो, खेलों के असूल के खिलाफ हो। देखिए इसको आप ऐसा निशानी के तौर पर याद रख सकते हैं बिलो द बेल्ट को, कि जनाब फ़र्ज़ करें बॉक्सिंग लड़ रहे हैं ना, तो वो भी एक बेल्ट एक हल्का सा बांध के रखते हैं अपने कमर पर। उस बेल्ट के ऊपर ऊपर उन्होंने मारना होता है। जो हाथों वाली बॉक्सिंग है, लेग बॉक्सिंग की बात नहीं कर रहा मैं, टांगों वाली बॉक्सिंग की बात नहीं कर रहा मैं, जो हैंड बॉक्सिंग होती है ना उसमें वो ऊपर ऊपर मारते हैं। बेल्ट के नीचे अगर वो मारेंगे तो वो उनके लिए गैर मुनसिफाना बात होगी, फाउल हो जाएगा और उनको पॉइंट नहीं मिलेगा, और उसे आप कहेंगे वो अनफेयर खेल रहा है। तो बिलो दी बेल्ट क्या हो गया, गैर मुनसिफाना तौर पर अगर कोई बॉक्सर सामने वाले बॉक्सर को बेल्ट के नीचे मारे बजाय उसके चेहरे पे या इधर उधर मारने के जो रूल्स के मुताबिक, तो आप कहेंगे वो गैर मुनसिफाना तौर पर खेल रहा है, अनफेयर खेल रहा है। तो बिलो दी बेल्ट गैर मुनसिफाना तौर पर। आई होप सो कि आज के 15 इडियम्स आपको तैयार हो गए होंगे। नेक्स्ट 15 इडियम्स की वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुश रहिए।